नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। तो आज की खबर में अगले आधे घंटे बात होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, राज्यों की सुर्खियां, मौसम का हाल। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में फ्रेंडशिप हॉल ऑफ फेम का किया उद्घाटन। बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच में टीमों का बढ़ाया हौसला। उपराष्ट्रपति की मीडिया से निष्पक्षता बरतने की अपील। गलत खबरों को चलाकर दुष्प्रचार करने को लेकर जताई सख्त नाराजगी। पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह की किताब मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी के विमोचन समारोह में संबोधन। बहरीन के दौरे पर रवाना होंगे लोकसभा अध्यक्ष। मनामा में आईपीओ के 146वें सम्मेलन में होंगे शामिल। कई देशों के स्पीकर से द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम। भारतीय समुदाय से भी करेंगे संवाद। अहमदाबाद टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 4 विकेट पर बनाए 255 रन। उस्मान ख्वाजा के शतक से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन। मोहम्मद शमी ने झटके 2 विकेट। और नहीं रहे मशहूर अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक। 66 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन। प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियों ने जताया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे। दोनों नेताओं ने एक गोल्फ कार्ट के जरिए पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष अल्बनीज ने अपने अपने देश की क्रिकेट टीम के कप्तानों रोहित शर्मा और स्टीव स्मिथ को टेस्ट कैप सौंपी। प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में देखा। टेस्ट मैच देखने के लिए स्टेडियम पहुंचे हजारों क्रिकेट प्रेमियों ने गोल्फ कार्ट पर सवार दोनों प्रधानमंत्रियों का तालियां बजाकर स्वागत किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया इस वर्ष क्रिकेट मैत्री का 75वां वर्ष मना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा भारत प्रशांत और उसके आगे ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण के केंद्र में भारत को रखने की मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत एक शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदार है। हिंद महासागर दोनों देशों की सुरक्षा और समृद्धि का केंद्र है। And we share an unwavering commitment to upholding the rules-based international order and ensuring the Indo-Pacific is open, inclusive and prosperous. I'm pleased to report that there's never been a busier or more productive time in our defence and security partnership. Last year we conducted more exercises, operations and dialogues than ever before. And today I've been very proud to meet with the naval officers and personnel here on this magnificent aircraft carrier who participated in exercises with the Australian Navy in recent times. और इधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति निवास में पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह की ओर से लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी का विमोचन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि उपनिषदों में हम जो सीख लेते हैं वो शाश्वत और समकालीन रूप से प्रासंगिक भी है। उन्होंने कहा कि उपनिषद हमें व्यवस्था, सत्य और नैतिक मूल्यों के संपूर्ण मार्ग पर ले जाते हैं। इस मौके पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति ने संसद में होने वाले अवरोध पर चिंता भी जताई। साथ ही उन्होंने संसदीय समितियों की सहायता के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित गलत खबर चलाने को लेकर भी सख्त नाराजगी जताई। Every committee is serviced by staff. There will be 5-6 people.
I got input from number of chairmen and members that Mr. Chairman, do something affirmatively so that we improve our productivity. So what I do, the human resource attached to the committee, I sharpen it. I put in research-oriented people. I put knowledgeable people so that they can help the committee members optimize their output, their performance. In the process, I appointed an IAS officer, an Indian Foreign Service officer, a man who has credentials of LLM, and a narrative is set afloat. First by a newspaper, then by channels. Bajer, chairman has appointed his own members to the committee. Now, would anyone, for heaven's sake, check it? Committee is of members of parliament. It is their exclusive domain. I am terribly upset and concerned. What our editors are doing. I have directed my office to get in touch with the editors of newspapers, to channel heads. Can you engage into such kind of narrative which is based on falsehood? संसद में माइक बंद किए जाने के आरोपों पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारतीय संसद में संविधान के मुताबिक अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है। Anyone who says so inside the country or outside, that in the Indian parliament mics are put off, is an affront to the nation. Imagine this being done after having held the floor for nearly 50 minutes. Such kind of wanton misadventure to run down our democratic fabric and values cannot be countenanced. I call upon everyone, intelligentsia, media, and youth who are warriors of 2047, rise to the occasion, expose these forces, neutralize them. I am not a stakeholder in politics. I don't engage in partisan stance, but I do believe in constitutional duty. And I know fear cannot dominate my mind after I have kept Dr. Singh on my right side for so long. If I observe silence, the vast majority of people who believe in this nation would be silenced forever. We cannot allow such kind of narrative to gain currency and momentum by those elements who wish to antidote our rising growth. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बहरीन की राजधानी मनामा में अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का शुभारंभ 11 मार्च को होगा और ये 15 मार्च तक चलेगा। मनामा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 10 मार्च को आईपीयू के अध्यक्ष दुआर्ते पाचेको के साथ पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल 11 मार्च को आईपीयू के एशिया प्रशांत समूह की बैठक में हिस्सा लेगा। उसी दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मनामा में अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे और 12 मार्च को वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, असहिष्णुता के विरुद्ध लड़ाई विषय पर सभा को संबोधित करेंगे। वो कई देशों के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। साथ ही वो G20 देशों के संसदों के पीठासीन अधिकारियों से मिलेंगे और उन्हें इसी वर्ष नई दिल्ली में होने वाली G20 समिट के लिए आमंत्रित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मनामा बहरीन के मध्य में स्थित 200 साल पुराने श्रीनाथ जी श्री कृष्ण मंदिर का भी दौरा करेंगे। वो मनामा में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। 13 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा अध्यक्ष 12 मार्च को ही स्वदेश रवाना हो जाएंगे। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज अमेरिकी वाणिज्य मंत्री
जीना रायमोंडो से मुलाकात कर उनके साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान रणनीतिक व्यापारी, लचीली और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और डिजिटल क्षेत्र में विश्वास, इसके साथ ही पारदर्शिता को लेकर चर्चा हुई। रायमोंडो 10 मार्च को आयोजित भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद और भारत अमेरिका CEO फोरम की बैठक के लिए यहां पहुंची हैं और इसी दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की जाएगी, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब के उस विधेयक को मंजूरी दे दी है जिसमें 4000 एकड़ से अधिक भूमि पर कब्जा रखने वाले 11,200 से अधिक काश्तकारों को संपत्ति का अधिकार देने का प्रावधान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और कीर्तन सुना। राष्ट्रपति जलियांवाला बाग, दुर्गियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि राम तीर्थ स्थल भी पहुंची। केंद्र सरकार ने बिजली कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि गर्मियों के मौसम में बिजली कटौती नहीं की जाए। उसने सभी हितधारकों से बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कदम उठाने को भी कहा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हरियाणा के रेवाड़ी जिले के औद्योगिक शहर बावल में मित्सुई किंगजोकू कंपोनेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कथित तौर पर अवैध रूप से भूजल निकालने के मामले में एक समिति से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। प्रवर्तन निदेशालय ने पाकिस्तान में कश्मीरी छात्रों को MBBS सीटें बेचने के मामले में हुर्रियत नेताओं के घरों समेत 3 जगहों पर छापे मारे। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर गोवा के महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य में लगी आग को बुझाने की कोशिशों में जुटे हैं। कर्नाटक की सीमा से सटे गोवा के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित महादेई अभ्यारण्य के जंगलों में पिछले 6 दिनों से कुछ स्थानों पर आग लगी हुई है। अमेरिका की एक प्रमुख सीनेट समिति ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में एरिक गारसेटी के नामांकन को आगे बढ़ाने के पक्ष में मतदान किया। संबंधित प्रस्ताव के पक्ष में 13 जबकि विरोध में 8 वोट पड़े। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। अफगानिस्तान के मजार शरीफ में एक बम धमाके में एक प्रांतीय गवर्नर सहित 3 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल इस मामले की जांच शुरू हो गई है। इंडोनेशिया के सुदूर नतुना द्वीप में हुए भीषण भूस्खलन के बाद फैले मलबे में बचाव कर्मियों द्वारा और शव बरामद करने के बाद इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 30 हो गई है। और आइए इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। The Prime Minister of Italy, Her Excellency Giorgia Meloni, paid a state visit to India. We will focus on this important visit and the partnership between India and Italy. We now have a relationship which cuts across many sectors. We also have India's interest in the Indo-Pacific. We work together in the most sensitive area. There is also a mention to the participation of Italy to the Indo-Pacific Ocean Initiative promoted by India.
India became free 75 years ago. We all know we have fundamental rights. Do you also know that we have fundamental duties? The duty towards our nation, to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बढ़ेंगे खबरों में आगे, देखेंगे राज्यों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री कल दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा जोखिम में कमी के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष राष्ट्रीय आपदा जोखिम में कमी का विषय है जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर स्थानीय लचीलेपन का निर्माण। मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता थॉमस ए संगमा निर्विरोध विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने अपने दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट की पहली बैठक आयोजित की, जिसमें 2 विधेयकों को मंजूरी प्रदान की गई। प्रदेश में संगमा के नेतृत्व में मेघालय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक हुई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में किसानों के लिए प्रावधान को बढ़ाकर 6900 करोड़ रुपए किया गया है और स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा फूले जन आरोग्य योजना के दायरे को बढ़ाया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आप नेताओं सौरभ भारद्वाज और आतिशी को मंत्री पद की शपथ दिलाई। आतिशी शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, बिजली और पर्यटन विभाग संभालेंगी, जबकि सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य, शहरी विकास, जल और उद्योग विभाग मिले। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितता से संबंधित धन शोधन के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का एक दल आज बंगलुरु पहुंचा। राज्य में विधानसभा चुनाव मई में होने हैं। और अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने सुभाष चंद्र नेम्बाक को हराया। राष्ट्रपति चुनाव नतीजे प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। रामचंद्र पौडेल 8 दलों की गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार थे, जिनमें नेपाली कांग्रेस और सीपीएन माओइस्ट सेंटर शामिल है। उन्हें संसद के 214 सदस्यों और प्रांतीय विधानसभाओं के 352 सदस्यों का समर्थन मिला। नेपाल निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में प्रांतीय विधानसभाओं के 518 सदस्यों और संसद के 313 सदस्यों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति चुनाव में कुल 882 मतदाता हैं, जिनमें 332 सदस्य संसद के हैं, जबकि 550 सदस्य 7 प्रांतीय विधानसभाओं के हैं। वर्ष 2008 में देश को गणतंत्र घोषित किए जाने के बाद ये तीसरा राष्ट्रपति चुनाव था। मौजूदा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का कार्यकाल 12 मार्च को समाप्त होगा। और रूस ने आज तड़के यूक्रेन के कई शहरों में ऊर्जा बुनियादी सुविधाओं को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए। कई सप्ताह के बाद इस तरह के अंधाधुंध मिसाइल हमलों के कारण पूरे यूक्रेन में चेतावनी संबंधी सायरन बजने लगे। यूक्रेन के मीडिया के अनुसार देश के कई क्षेत्रों में वायु रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। पूर्वोत्तर खार्किव क्षेत्र के गवर्नर ओलेह सिनिबोवोव ने खार्किव पर 15 से अधिक हमलों की जानकारी दी। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दक्षिणी ओडेसा क्षेत्र के गवर्नर मैक्सिम मार्चेंको ने भी ओडेसा पर हमले की सूचना देते हुए कहा
कि हमलों में ऊर्जा सुविधाएं और आवासीय इमारतें प्रभावित हुईं। उत्तरी शहर चेन्हीव और पश्चिमी लीव क्षेत्रों में भी विस्फोटों की सूचना मिली है। नीपर, लुत्सक और रीवने शहर में भी ऐसे ही हमलों की खबर है। आपको बता दें कि रूस पिछले साल अक्टूबर से इस तरह की मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है। इससे पहले इस साल 16 फरवरी को ऐसा ही एक बड़ा हमला किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने अहमदाबाद में भारत के खिलाफ चौथे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन पहली पारी में 4 विकेट पर 255 रन बनाकर अपना पलड़ा भारी कर लिया। मेहमान टीम के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने नाबाद शतक लगाया। टीम में 3 अर्धशतकीय साझेदारियां भी हुईं। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी का आगाज करने उतरे उस्मान ख्वाजा ने 251 गेंद की अपनी पारी में 15 चौकों से नाबाद 104 रन बनाए और एक छोर संभाल कर रखा। उन्होंने ट्रेविस हेड के 32 रन के साथ पहले विकेट के लिए 61 की साझेदारी की। उसके बाद कप्तान स्टीव स्मिथ ने 38 रन और कैमरन ग्रीन के नाबाद 49 रन के साथ 5वें विकेट के लिए 85 रन की साझेदारी की। भारत की बात करें तो भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने एक एक विकेट लिए। वहीं मोहम्मद शमी ने 65 रन देकर 2 विकेट चटकाए। और मशहूर अभिनेता और फिल्मकार सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं रहे। आज तड़के दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पूर्व छात्र सतीश कौशिक को जाने भी दो यारो, मिस्टर इंडिया, दीवाना मस्ताना, हद कर दिया आपने और उड़ता पंजाब जैसी फिल्मों में निभाए उनके किरदारों के लिए काफी सराहना मिली थी। हास्य अभिनेता के तौर पर सतीश कौशिक ने काफी लोकप्रियता हासिल की। वो एक फिल्म निर्देशक भी थे। उन्होंने तेरे नाम और मुझे कुछ कहना है जैसी कई फिल्मों का निर्देशन किया था। और इसी के साथ वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। इसलिए चलते चलते आपको भारतीय सेना ने आज जम्मू कश्मीर के डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में 100 फीट ऊंचा जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, उसकी शानदार तस्वीरों के साथ वहां पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ छोड़ जाते हैं। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।